फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? फंडामेंटल एनालिसिस दोस्तों, शेयर मार्केट से पैसा कमाने का दो तरीका है। एक है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और दूसरा है शॉर्ट टर्म, जिसको हम ट्रेडिंग भी बोलते हैं। लॉन्ग टर्म में क्या होता है, जो हम लंबे समय के लिए शेयर मार्केट में पैसा डालते हैं, जैसे 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर या 10 साल, तो उसको हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। शॉर्ट टर्म क्या होता है, जिसमें 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, एक दिन या कुछ वीक या कुछ मंथ तक जिसमें हम पैसा डालते हैं, उसको हम ट्रेडिंग बोलते हैं। तो ये जो दो तरीके हैं पैसा कमाने के, तो इन दोनों तरीके में अलग अलग तरीके से एनालिसिस होता है। ठीक है, तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है तो इसमें होता है फंडामेंटल एनालिसिस, एंड जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होता है तो इसमें होता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, इसमें बेसिकली चार्ट को देखा जाता है। ठीक है, और चार्ट को देख के प्रिडिक्ट किया जाता है कि मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। अभी हम बात करते हैं ओनली फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो पूरा एंड तक देख लिया बिना स्किप के, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको फंडामेंटल एनालिसिस पूरा तरीके से अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस आसानी से कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब अगर सिंपल भाषा में बात करें तो ये होता है कि किसी भी कंपनी का उसके असली हेल्थ को चेक करना, जैसे कि उसका प्रॉफिट, उसका रेवेन्यू, उसका डेटर्स, उसका कैश फ्लो, मतलब ओवरऑल ये मालूम करना कि ये कंपनी स्ट्रांग है या नहीं, उसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं लॉन्ग टर्म के लिए। दोस्तों, किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए उस स्टॉक का बहुत सारा डेटा चाहिए होगा। तो ये डेटा आपको मिलेगा कहाँ से? ये बहुत ही आसान है। हर कंपनी 3 मंथ में अपना एक क्वार्टरली रिपोर्ट निकालती है, और हर कंपनी एक साल में एक अपना एनुअल रिपोर्ट निकालती है, जिसके अंदर उस कंपनी का सारा डेटा मिल जाएगा। आपको जो जो चीज़ चाहिए स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए, उसमें सारा डेटा मिल जाएगा। ठीक है, और ये आपको डेटा मिलेगा कहाँ से? ये आप एनएससी और बीएससी के वेबसाइट से जाके स्टॉक का डेटा निकाल सकते हो, या फिर आप किसी भी स्टॉक, जैसे आप मान लो रिलायंस के स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आप सिंपल रिलायंस के वेबसाइट पे जाओगे, साइट से जाके आप उसका एनुअल डेटा या क्वार्टरली रिपोर्ट आप निकाल सकते हो। उसके अंदर सारा डेटा आपको मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर? अब मान लो आपने एक स्टॉक का जाके अपने डेटा निकाल लिया। ठीक है, अब आप यहाँ पे समझो, एक स्टॉक का डेटा 300 से 400 पेजेस का होता है। ठीक है, तो एक न्यू ट्रेडर को 300 से 400 पेज को डेटा को पढ़ना और उसमें इन्वेस्ट करना, ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और जो न्यू ट्रेडर है तो उनके लिए तो बिल्कुल ही मुश्किल है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ा आगे इंपॉर्टेंट डेटा क्या क्या है और ये आपको कहाँ मिलेगा। बहुत ही इजी वे में बताऊंगा, मैं बनाना नहीं है, बस ध्यान से आप समझो। ठीक है, और अगर वीडियो समझ में आ रहा हो तो प्लीज इसको एक लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। यहाँ पे देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ज्यादा मैं आपको यहाँ वहाँ नहीं ले जाऊंगा जो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम उसी के बारे में बात करेंगे। मैं लास्ट में एक स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करके भी दिखाऊंगा, मतलब कि बस आप समझ जाओ। ठीक है, तो चलिए पहले समझते हैं इसको। अब आप यहाँ पे देखो और ध्यान से समझो। फर्स्ट है हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है? इसका अगर सिंपल भाषा में बात करें तो इसका मतलब होता है सही कीमत पर सही चीज मिल जाए। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल समझते हैं हम। जैसे मान लो आप एक प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो जिसका प्राइस है 1 करोड़, लेकिन वो प्रॉपर्टी के आसपास ना कोई मार्केट है, ना कोई स्कूल है, ना कोई हॉस्पिटल है, मतलब कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन आप वही प्राइस पे दूसरा जगह आपको प्रॉपर्टी मिल रहा है जिसके पास मार्केट भी है, हॉस्पिटल भी है, कॉलेज भी है, सब कुछ है। उस प्रॉपर्टी के पास मार्केट वगैरह सब कुछ है, वो भी आपको 1 करोड़ में मिल रहा है। तो आप कौन सा प्रॉपर्टी खरीदोगे? वो प्रॉपर्टी खरीदोगे जिसके पास कुछ नहीं है, या फिर आप वो प्रॉपर्टी खरीदोगे जिसके पास सब कुछ है? ऑब्वियसली आप वही प्रॉपर्टी खरीदोगे जिसके पास सब कुछ है। ठीक है, तो ठीक वैसे ही शेयर मार्केट में होता है। जैसे मान लो यहाँ पे दो शेयर है और दोनों शेयर का फेयर वैल्यू सेम है 100 रुपया। ठीक है, तो जो पहले वाला शेयर है वो 100 का ही मिल रहा है, लेकिन जो दूसरा शेयर है वो 150 का मिल रहा है, क्योंकि मार्केट उसको ज्यादा भाव दे रहा है, हालांकि दोनों का फेयर वैल्यू सेम है। तो ऐसे सिचुएशन में आप कौन सा शेयर खरीदोगे? एक जो ओवर वैलिड है, मतलब 150 का है, वो खरीदोगे,
या एक जो अपने फेयर वैल्यू पे चल रहा है, 100 रुपए पर चल रहा है, या वो खरीदोगे? ऑब्वियसली आप 100 रुपए वाला खरीदोगे जो अपने फेयर वैल्यू पे चल रहा है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू से हमें ये पता चलता है कि कौन सा शेयर हमें सस्ता मिल रहा है और कौन सा शेयर हमें महंगा मिल रहा है। अब यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। तो किसी भी स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपल आ जाना है गूगल पे, और गूगल पे आके यहाँ पे सर्च करना है वो स्टॉक का नेम, जैसे इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री। मैं यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री को ले लेता हूँ, सर्च करते हैं, ठीक है। उसके बाद से आप नीचे आओगे और नीचे आने के बाद आपको एक साइट मिल जाएगा अल्फा स्प्रीड, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद से आप यहाँ पे देखोगे रिलायंस इंडस्ट्री का यहाँ पे स्टॉक ओपन हो गया है। फिर उसके बाद से आप थोड़ा नीचे करोगे तो यहाँ पे देखो इंट्रिंसिक वैल्यू लिखा हुआ है रिलायंस का 1414, मतलब 1414 इसका इंट्रिंसिक वैल्यू है, ठीक है। लेकिन अभी करंट में इसका प्राइस कितना चल रहा है? अभी करंट में इसका प्राइस चल रहा है 1384, मतलब 1384 इसका प्राइस चल रहा है, लेकिन इसका रियल वैल्यू है 1414। अभी इस स्टॉक का प्राइस होना चाहिए 1414 होना चाहिए, लेकिन ये चल रहा है ओनली 1384 पे चल रहा है, मतलब ये अभी अंडर वैल्यूड है, मतलब अपने भाव से भी कम में चल रहा है, ठीक है। तो इसको हम बाई कर सकते हैं, मतलब जो स्टॉक का वैल्यू हो और वैल्यू से अपने कम प्राइस पे मिल रहा हो वो हमें बाई करना है, ठीक है। तो आई होप आपको इंट्रिंसिक वैल्यू समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप मान लो आपने इंट्रिंसिक वैल्यू किसी स्टॉक का निकाल लिया, ठीक है। अब आप आओगे वो स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए। तो फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले जो देखा जाता है वो होता है मार्केट कैपिटल, जो सेकंड पॉइंट है यहाँ पे। तो ये जो मैंने डेटा लिया हुआ है, ये लिया हुआ ग्रो ऐप से डेटा लिया हुआ है फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। हर डीमेट अकाउंट में ही डेटा मिल जाता है, आपको किसी कंपनी वेबसाइट यहाँ वहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए हर ब्रोकर ऐप से ही आप डेटा ले सकते हो, जैसा कि मैंने ये लिया हुआ है ग्रो ऐप से डेटा। तो यहाँ पे देखो मार्केट कैपिटल, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इस कंपनी का वैल्यू कितना है। जैसे सिंपल भाषा में समझो, अगर आपको ये कंपनी खरीदना है तो आपको कितना रुपया देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो टाटा मोटर्स जो कंपनी है इसका मार्केट कैपिटल है 2,52,823 करोड़। अगर ये कंपनी आपको खरीदना है टाटा मोटर्स का तो आपको यहाँ पे 2,52,823 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। तो मार्केट कैपिटल से हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि कौन सा कंपनी कितना बड़ा है और कितना छोटा है। अब सवाल आता है कि किस अमाउंट से आप मालूम करोगे कि कंपनी बड़ा है कि छोटा है? तो इसका जवाब ये है, किसी भी कंपनी का मार्केट कैपिटल 20,000 करोड़ से ज्यादा होगा तो वो कंपनी बड़ा है, और अगर 20,000 करोड़ से कम होगा तो वो कंपनी छोटा है। और अगर आप बड़े कंपनी में पैसा लगाते हो तो वहां पे रिस्क कम हो जाता है, पैसा डूबने का चांस कम हो जाता है। और अगर आप छोटे कंपनी में पैसा लगाते हो तो वहां पे रिस्क बढ़ जाता है, पैसा डूबने का चांस बढ़ जाता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है पीई रेशियो। क्या होता है पीई रेशियो? पीई रेशियो को समझने से पहले हमें समझना होगा सबसे पहले ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? पर शेयर पे कितना अर्निंग हुआ। तो यहाँ पे देखिए टाटा मोटर्स के अंदर यहाँ पे ईपीएस है 57.43, यानी पर शेयर पे यहाँ पर टाटा मोटर्स हमें 57.43 रुपीज कमा के दे रहा है। और अब आते हैं पीई रेशियो पर। पीई रेशियो का मतलब क्या होता है? प्राइस अपॉन अर्निंग। यहाँ शेयर प्राइस से अर्निंग को डिवाइड कर देंगे तो हमें पीई रेशियो निकल जाएगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो 11.96, ये टाटा मोटर्स का पीई रेशियो है, ठीक है। अब मेन बात आता है कि पी रेशियो का इसमें काम क्या है, मतलब क्या है, तो चलिए उसको समझते हैं हम। मेन बात तो यही है, देखिए किसी भी कंपनी में कितना पैसा लगाएं तो कितना प्रॉफिट होगा ये पीई रेशियो से पता चलता है। जैसे टाटा मोटर्स में आप 11 रुपए लगभग लगाओगे तो आपको यहाँ पे 1 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो हमें यहाँ पे पी रेशियो से पता चल जाएगा कि 1 रुपए कमाने के लिए हमें कितना रुपए लगाना पड़ेगा। और आप जब भी पैसा लगाओगे तो आप ये देखना जितना कम पीई रेशियो हो उतना बेहतर होता है। जैसे ये देखो रिलायंस पावर का पीई रेशियो है 6.22 है, मतलब लगभग 6 रुपए देके आप इसमें 1 रुपया प्रॉफिट कमा सकते हो। अब बात आता है यहाँ पे कौन सा पीई रेशियो अच्छा होता है।
पी रेशियो जितना कम हो उतना बढ़िया है, और माना जाता है कि 20 से कम पी रेशियो हो तो वो अच्छा होता है, और अगर 1 से 5 के आसपास पी रेशियो मिल जाए तो वो बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो कंपनियां हैं, एक है टाटा मोटर्स और दूसरा है रिलायंस पावर। तो आप बताओ किसमें आप पैसा लगाओगे? कमेंट में बताओ, मुझे भी तो पता चले कि आप समझ भी रहे हो या नहीं। सिंपल भाषा में बात करें तो हमें पीई रेशियो से ये पता चलता है कि कितना रुपए लगाना पड़ेगा हमें 1 रुपए कमाने के लिए। तो यहाँ पे पीई रेशियो हो गया, ईपीएस हो गया। अब बात करते हैं इंडस्ट्री पीई रेशियो के बारे में। इंडस्ट्री पीई रेशियो क्या होता है? देखो, कई बार क्या होता है, कंपनी तो बहुत अच्छा होता है लेकिन कई बार ये होता है कि पी रेशियो हाई होता है। मतलब जैसे आप यहाँ पे देखोगे, टाटा मोटर्स में 11 का पी रेशियो है, कई सारी कंपनी मिल जाएगी जहाँ पे 25-30 का पी रेशियो हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, तो उसमें आपको इंडस्ट्री का पीई रेशियो देखना होता है। जैसे यहाँ देखो, आप इंडस्ट्री का पी रेशियो है 26.62। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इंडस्ट्री का पी रेशियो तो 26 है, इससे अच्छा तो ओनली पी रेशियो है जो इंडस्ट्री से बेहतर है। इससे इंडस्ट्री के पी रेशियो से हमें पता चलता है कि स्टॉक का पी रेशियो सही है या नहीं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बुक वैल्यू के बारे में। दोस्तों, अगर वीडियो समझ में आ रहा हो तो प्लीज इसको एक लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब भी कर देना। बुक वैल्यू का मतलब होता है कि अगर मान लो आज के दिन ही ये कंपनी बंद हो जाता है, मतलब टाटा मोटर्स आज के दिन ही बंद हो जाती है, तो आपको एक शेयर पे कितना रुपया मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है बुक वैल्यू पे। ठीक है, जितना बुक वैल्यू होगा उस स्टॉक का, उसके अकॉर्डिंग ही आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, टाटा मोटर्स का प्राइस चल रहा है लगभग 681 है। ठीक है, और इसका बुक वैल्यू है लगभग 301। तो इसका मतलब ये है कि अगर आज ही के दिन टाटा मोटर्स बंद हो जाएगा तो आपको एक शेयर पे 301 रुपए मिलेगा। तो बुक वैल्यू का मतलब ये होता है। ठीक है, अब बात करते हैं पीबी रेशियो के बारे में। पीबी रेशियो का मतलब प्राइस अपॉन बुक वैल्यू, जो आपने भी बुक वैल्यू समझा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, प्राइस चल रहा है लगभग 681। ठीक है, और इसका बुक वैल्यू कितना है, 301 है लगभग। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा पीबी रेशियो निकल आएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, 2.27 है पीबी रेशियो। तो मेन बात यह है कि पीबी रेशियो को देख के हमें क्या पता चलेगा, तो यहाँ पे देखो, पीबी रेशियो को देख के हमें ये पता चलता है कि अगर हम इसमें 2.27 रुपीज लगाए हैं तो हमें 1 रुपया मिलेगा। मतलब कि जितना पीबी रेशियो होगा उतने पर आपको 1 रुपया मिलेगा अगर कंपनी बंद होती है तो। जैसे हमने बुक वैल्यू को समझा था कि पर शेयर पे हमें कितना रुपया मिलेगा। ठीक है, तो उसको और हम शॉर्ट कर देंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि अगर हमने 2.27 रुपीज अगर हमने लगाए हैं तो 2.27 रुपीज पे हमें यहाँ पे 1 रुपया मिलेगा अगर कंपनी बंद होती है तो अब बात आती है कि कौन सा पीबी रेशियो बेस्ट होता है। तो यहाँ पे देखो, जितना कम पीबी रेशियो हो उतना बेस्ट होता है। जैसे यहाँ पे 1-2 पीबी रेशियो को बेस्ट माना जाता है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। ठीक है, ये क्या होता है? देखो, जो डेटर्स होते हैं, डेटर्स मतलब जो उधार देते हैं कंपनी को। ठीक है, तो जो डेटर्स होते हैं, जो कंपनी को उधार देते हैं, वो उधारी के बदले कंपनी से ब्याज लेते हैं। मतलब जो कंपनी में उन्होंने पैसा दिया तो उसके बदले तो कुछ ना कुछ लेंगे ही, तो वो ब्याज लेते हैं। और इक्विटी वो होती है जो कंपनी की ओनरशिप के बदले पैसा देती है कंपनी को। तो यहाँ पे खुद ही सोचो, अगर कंपनी के डेटर्स ज्यादा बढ़ जाएंगे तो कंपनी के ऊपर ज्यादा उधार हो जाएगा, ज्यादा उधार होगा तो ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा कंपनी को, जो कि सही नहीं है। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो होता है वो एक बैलेंस रेशियो में होना चाहिए। जैसे यहाँ हम टाटा मोटर्स को देख रहे हैं तो यहाँ पे देखो 0.62 है। इसका मतलब है कि लगभग 1 रुपए की इक्विटी पर 0.60 का कर्ज टाटा मोटर्स ने ले रखा है। अब बात आती है, कौन सा डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बेस्ट होता है। तो देखो, सिंपल सी बात है, जितना कम डेब्ट टू इक्विटी रेशियो रहे उतना बढ़िया होता है कंपनी के लिए। तो यहाँ पे एक ही डेब्ट टू इक्विटी रेशियो होना चाहिए, और यहाँ पे टाटा मोटर्स का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है 0.60। तो ये बेहतर है अभी। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। अब यहाँ तक अपने फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया, सारे रेशियो देख लिए जो जो रेशियो इसमें होता है। अब इसके बाद आता है
शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, वो क्या है वो भी आप समझ लो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। किसी भी कंपनी में प्रमोटर्स डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशन का होल्डिंग परसेंटेज ज्यादा है तो यहाँ पे आपको मालूम चल जाएगा कि वो कंपनी में दम है, तभी इसमें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशन यहाँ पे पैसा लगा रहे हैं उस कंपनी में। क्योंकि ये जो लोग होते हैं ये प्रोफेशनल लोग होते हैं, इनका काम ही होता है इन्वेस्ट करना, काफी एक्सपर्ट होते हैं एंड काफी डीपली सर्च करते हैं किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। ठीक, तो अगर आपको दिखे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है इनका फॉरेनर इंस्टीट्यूशन एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का, तो आप उस कंपनी में ये देख के आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे जो प्रमोटर्स होते हैं ये कौन होते हैं, ये खुद वो कंपनी के मालिक होते हैं जो यहाँ पे पैसा लगाते हैं। तो प्रमोटर से हमें ये पता चलता है अगर कंपनी के मालिक ही अगर पैसा ना लगाए अपनी कंपनी में, इनका परसेंटेज ज्यादा ना हो, तो दूसरा कोई और कैसे लगाएगा पैसा, क्योंकि उनके जब खुद के कंपनी में भरोसा नहीं रहेगा कि मार्केट ग्रो करेगा तो पैसा नहीं लगाएंगे, जब वो ही नहीं लगाएंगे तो कोई और भी नहीं लगाएगा पैसा। तो प्रमोटर्स को देख के हमें मालूम ये चलता है कि हाँ वो कंपनी के लोग, वो कंपनी के मालिक भी उसमें पैसा लगाए हुए हैं। तो यहाँ पे देखो टाटा मोटर्स में यहाँ पे प्रमोटर जो है यहाँ पे 42% है, मतलब सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रमोटर्स के पास ही शेयर है। तो मतलब जो टाटा मोटर्स के ऑनर्स है तो उनको लगता है यहाँ पे कि हाँ हमारी कंपनी ग्रो करेगी, तभी वो अपनी कंपनी पैसा लगाए हैं। और साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हो रिटेल में 23% लोगों के पास शेयर है, फॉरेनर इंस्टीट्यूशन भी हैं यहाँ पे, म्यूचुअल फंड्स की तरफ से भी यहाँ पे पैसा लगा हुआ है एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन भी यहाँ पे पैसा लगाए हुए हैं। मतलब ये सब चीज देख के आप मालूम कर सकते हो ये कंपनी एक अच्छा कंपनी है। आता है लास्ट टॉपिक बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होता है, ये बहुत जरूरी है किसी भी स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए, बैलेंस शीट को चेक करना। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं होंगे, तो उनको बैलेंस शीट को समझने में थोड़ा मुश्किल आ सकता है। ठीक है, लेकिन अभी जो मैं आपको बताऊंगा इसके बाद से अब बहुत आसानी से आप समझ जाओगे। यहाँ पे समझो, चाहे कोई भी कंपनी हो वो कुछ ना कुछ बेचती है, चाहे वो सर्विस बेचती हो या चाहे वो प्रोडक्ट बेचती हो, उसको बेचने से एक तो उसकी रेवेन्यू होती है और कमाई होती है, और दूसरा जो होता है वो होता है प्रॉफिट। मतलब रेवेन्यू में से जो खर्चा वगैरह काट के, सब कुछ काट के जो बचता है तो उसको बोलते हैं प्रॉफिट। अब आप कोई कंपनी को देख के आप कैसे पता करें कि ये कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है या नहीं, तो वो जानने के लिए हम आ जाते हैं अपने ग्रो ऐप के अंदर। उसमें फाइनेंस के ऑप्शन में देखो, यहाँ रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड नेटवर्क का 3 ऑप्शन आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे नीचे देखोगे व्यू डिटेल्स का ऑप्शन, इस पे अगर आप क्लिक करते हो उसके बाद से यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दिख जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारा डेटा आपको मिल जाएगा जो कि आपको समझने में थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसलिए हम इससे बाहर निकल आते हैं। यहीं पे देखते हैं हमें फाइनेंस के ऑप्शन में जो हमें दिखता है 3 ऑप्शन, रेवेन्यू मतलब जितना भी सेल हुआ है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, प्रॉफिट मतलब सेल वगैरह में से कट कुट के जो बचा प्रॉफिट वो यहाँ पे प्रॉफिट दिख जाएगा, एंड नेक्स्ट ऑप्शन नेटवर्क। तो पहले हम बात करते हैं रेवेन्यू के बारे में। टाटा मोटर्स कंपनी के अंदर जितना भी सेल हुआ है, कमाई हुआ है, वो यहाँ पे आप रेवेन्यू के ऑप्शन में देख सकते हो। और ये यहाँ पे आप ईयरली और क्वार्टरली भी देख सकते हो, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। हर कंपनी ईयरली एंड क्वार्टरली अपना रिपोर्ट निकालती है, तो वो भी आप देख सकते हो। आपको कोई वेबसाइट वगैरह यहाँ वहाँ नहीं जाना है, आपको सारा डेटा वही स्टॉक में मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आप यहाँ पे देखोगे रेवेन्यू में यहाँ पे हर साल सेल बढ़ता जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट है 2,52,000 करोड़, फिर यहाँ पे 2,81,000, फिर यहाँ पे लास्ट है 4,46,000 करोड़। मतलब यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप प्रॉफिट अगर देखोगे, यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे माइनस में हो गया है। यहाँ पे फर्स्ट प्रॉफिट ही माइनस में है, 13,000 करोड़ माइनस में चला गया, फिर ऐसे माइनस माइनस में गया है। फिर यहाँ पे जो लास्ट प्रॉफिट है, सेकेंड लास्ट से कम है यहाँ पे प्रॉफिट, 23,000 करोड़ है, बल्कि उससे एक साल पहले 32,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो आप इस कंडीशन में क्या करोगे, आप सोचोगे रेवेन्यू तो बढ़ रहा है लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, तो यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे देखेंगे नेटवर्थ को, कि कई बार क्या होता है कंपनी तो सेल करता है, पैसा कमाता है, लेकिन वो अपने कंपनी को ग्रो करने में पैसा इन्वेस्ट कर देता है, जैसे ब्रांड बिल्ड करने में कर देता है इन्वेस्ट, या एडवर्टाइजमेंट में पैसा इन्वेस्ट कर देता है, लेकिन वो अपने कंपनी को ग्रो करने में ही कंपनी पैसा इन्वेस्ट कर देता है, इसलिए वो प्रॉफिट में नहीं दिखता है। तो ये हम पता करेंगे नेटवर्थ से। तो यहाँ पे नेटवर्थ में आप देखोगे, यहाँ पे कंपनी धीरे धीरे ग्रो करता गया है। यहाँ पे देखोगे पहले तक कंपनी 56,000 करोड़,
और यहाँ पे भी लास्ट में देखो कंपनी कितना हो गया है, 1,22,754 करोड़ का यहाँ पे कंपनी हो गया है। यहाँ पे देखो कंपनी धीरे धीरे बढ़ती जा रहा है, इसका नेटवर्थ बढ़ता जा रहा है। भले प्रॉफिट दिखे या ना दिखे, लेकिन यहाँ पे हमें नेटवर्थ से पता चल जाएगा ये कंपनी ग्रो कर रहा है। तो ये बहुत सिंपल है, आपको यहाँ पे बैलेंस शीट चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इन्हें ही देख के काफी कुछ पता लगा सकते हो। हाँ, अगर आपको एकदम डीप में रिसर्च करना है, एनालिसिस करना है किसी स्टॉक को, तो उस कंडीशन में आप जाके बैलेंस शीट आप चेक कर सकते हो। नहीं तो आप 85-90% यहाँ पे फाइनेंस के ऑप्शन से या पर रेवेन्यू, प्रॉफिट, नेटवर्थ को ही देख के आप मालूम कर सकते हो सही स्टॉक है या नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजें थे जो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट के लिए। अब चलिए मैं आपको किसी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करके दिखाता हूँ और भी आसान तरीके से। इसको थोड़ा और आसान करते हैं। अगर आप एक न्यू ट्रेडर हो तो आपको एक ऐसे ही चेकलिस्ट बना लेना है। ठीक है, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ऐसे ही आप चेकलिस्ट बना लोगे किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले। तो यहाँ पे देखो चेकलिस्ट ऑफ टीसीएस स्टॉक, मतलब एक टीसीएस स्टॉक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। इसमें हमें देखना क्या क्या, हम इसको और शॉर्ट में कर दिए हैं। यहाँ पे देखो इंट्रिंसिक वैल्यू, पी रेशियो, पीबी रेशियो, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, शेयर होल्डिंग, प्रॉफिट एंड नेटवर्थ। ठीक है, तो इसको हम और शॉर्ट में कर दिए हैं। ठीक है, तो आपको इसमें बस इतना ही चीजों को देख के आप मालूम कर सकते हो। जैसा कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ टाटा कंसल्टेंसी सर्विस स्टॉक में। ठीक है, तो आपको इसमें इन सभी को चेक करना है। तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, इंट्रिंसिक वैल्यू। तो आपको यहाँ पे सिंपल आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ टीसीएस। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वेबसाइट मिल जाएगा अल्फा स्प्रिट्स का, तो इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे टाटा कंसल्टेंसी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे इसका जो प्राइस चल रहा है 3004 है, इसका इंट्रिंसिक वैल्यू 3004 है। ठीक है, लेकिन अभी जो मार्केट कितने पे चल रहा है इसका, 3157 पे ये अभी चल रहा है। मतलब 3157 रुपये इसका प्राइस है और इसका इंट्रिंसिक वैल्यू है 3004। मतलब ये अभी ओवर वैल्यूड है। ठीक है, मतलब इसका प्राइस होना चाहिए 3004, इसका इंट्रिंसिक वैल्यू है 3004, यहाँ पे लिखा हुआ है ओवर वैल्यूएशन। 3004 इसका प्राइस होना चाहिए, लेकिन इसका प्राइस है 3157। तो ये अभी ओवर वैलिड है। ठीक है, अगर आपको ऐसे स्टॉक दिखे तो आपको अवॉइड करना है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे बस आपको समझाने के लिए ये स्टॉक ले लेता हूँ, बस आपको समझाने के लिए। यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू सही नहीं है, तो यहाँ पे हम इसको रॉन्ग कर देंगे। अब उसके बाद आपको इसमें क्या देखना है, इसमें आपको देखना है आप मार्केट कैपिटल। तो मार्केट कैपिटल आपको कहाँ पे मिलेगा, अब आप यहाँ पे नीचे आओगे, यहाँ पे फंडामेंटल्स के ऑप्शन में आपको सब कुछ मिल जाएगा। इस मार्केट की वैल्यू क्या है, ये है 11,41,959 करोड़ का ये मार्केट है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, 20,000 करोड़ से अगर ज्यादा का मार्केट हो तो उसको बड़ा माना जाता है। ठीक है, तो उसमें आपका रिस्क कम हो जाता है। तो यहाँ पे तो काफी बड़ा है, 11 लाख करोड़ का मार्केट है। ठीक है, तो इसमें हम टिक कर देते हैं यस। उसके बाद से नेक्स्ट क्या है हमारा, पी रेशियो। पी रेशियो चेक करना है, यहाँ पे पी रेशियो देखो कितना है, 23 है पी रेशियो। और अच्छा पी रेशियो किसको माना जाता है, अंडर 20 को माना जाता है अच्छा पी रेशियो, और 1 से 5 के आसपास हो लगभग तो वो बेस्ट होता है। तो यहाँ पे 23 है पी रेशियो। अब यहाँ पे आप पी रेशियो को देख के आप यहाँ पे स्टॉक को आप नहीं छोड़ सकते। पी रेशियो के बाद आपको इंडस्ट्री पी रेशियो भी देखा जाता है। तो नेक्स्ट आता है हमारा पीबी रेशियो। पीबी रेशियो को देख के हमें ये पता चलता है कि अगर इस कंपनी में पीबी रेशियो जो होगा उतना रुपया लगा हो, तो वहां पे अगर ये कंपनी बंद होता है तो हमें 1 रुपया मिलेगा जितना पीबी रेशियो होगा। तो यहाँ पे जो पीबी रेशियो 12 है, तो अगर ये कंपनी में हमारा 12 रुपया लगा हो तो यहाँ पे हमारा 1 रुपया बनेगा। तो यहाँ पे पीबी रेशियो हमें कितना देखना है, 1, 2, 3, बस इससे ज्यादा पीबी रेशियो नहीं देखना है। तो इसको भी हम अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का मतलब क्या होता है, डेब्ट यानी डेटर्स, मतलब कितने लोग हैं जो कंपनी को कर्ज दिए हुए हैं। डेटर्स मतलब जो कर्ज देते हैं कंपनी को ब्याज के बदले, एंड इक्विटी मतलब जो कंपनी के ओनरशिप के बदले जो पैसा देते हैं। तो यहाँ पे इनका भी रेशियो बैलेंस में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो टीसीएस का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है 0.10, मतलब ये एक इक्विटी पे 0.10 का कर्ज ले रखा है। तो ये अच्छा है, इसने काफी कम कर्ज ले रखा है। और यहाँ पे मैंने क्या बताया था, मिनिमम 1 या 2 होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 या 2 से काफी कम है। नेक्स्ट देखते हैं हम शेयर होल्डिंग पैटर्न। ठीक है, इतना देखने के बाद अब आ जाओगे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में। तो इसको आप थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आ गए तो यहाँ पे लिखा है
शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो यहाँ पे आप देखोगे इसमें हमें क्या क्या देखना है, प्रोमोटर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशन एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, ठीक है, तीन चीज देखना है। तो प्रोमोटर्स यहाँ पे देखोगे 71% है यहाँ पे, मतलब जो कंपनी के ऑनर है उनका ही यहाँ पे शेयर 71%, मतलब ये शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अकॉर्डिंग ही अच्छा है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन भी है इसमें एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ओनली 6% है, ठीक है। लेकिन हम सिर्फ शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देख के हम यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। उसके बाद से हम यहाँ पे देखते हैं प्रॉफिट एंड नेटवर्थ। प्रॉफिट एंड नेटवर्थ देखने के लिए हमें ऊपर आना पड़ेगा, यहाँ पे फाइनेंस का ऑप्शन है, इसमें देखो यहाँ पे फर्स्ट है रेवेन्यू, फिर यहाँ पे प्रॉफिट, फिर यहाँ पे नेटवर्थ। तो रेवेन्यू में आप देखोगे यहाँ पे ईयरली कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे हर साल रेवेन्यू बढ़ता हुआ जा रहा है, मतलब कंपनी हर साल अच्छा खासा सेल कर रहा है, रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। फिर उसके बाद प्रॉफिट में भी देखोगे हर साल प्रॉफिट भी इसका बहुत अच्छा है, काफी अच्छा प्रॉफिट है यहाँ पे जो सेकंड लास्ट जो दो देखोगे 46,000 करोड़ है, 48,000 करोड़ है। फिर अब उसके बाद से नेटवर्थ में आप इसको देखोगे तो यहाँ पे नेटवर्थ भी बढ़ता हुआ जा रहा है, 91,200 करोड़, 91,300 करोड़, लास्ट है 95,771 करोड़। मतलब रेवेन्यू, प्रॉफिट, नेटवर्थ ये सब सही है, लेकिन बाकी जो रेशियोज हैं तो उन अकॉर्डिंग ये सही नहीं है। ऐसे आप एक चेकलिस्ट बना लोगे, चेकलिस्ट बना के आप उसमें चेक करोगे कौन कौन से पॉइंट में सही है, कौन कौन से पॉइंट्स में सही नहीं है। अगर सारे पॉइंट्स में सही हो वो काफ़ी अच्छा कंपनी होगा, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर जो पॉइंट्स आप बनाओगे उसमें अगर वो सही ना निकले तो आप उस कंपनी को अवॉइड करना। आप इतना ही करके आप फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो, लेकिन आप चाहो तो इसको और भी डिटेल्स में आप इसको रिसर्च करके देख के समझ के आप फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो। तो चलिए समझते हैं टेक्निकल एनालिसिस को। सबसे पहले आप समझ लो टेक्निकल एनालिसिस का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है प्राइस और वॉल्यूम को स्टडी करके फ्यूचर में मार्केट के ट्रेंड का पता करना, मार्केट के ट्रेंड को समझना कि फ्यूचर में ये अप जाएगा या डाउन जाएगा, ठीक है। चलिए सिंपल भाषा में बात करें तो इसका मतलब होता है चार्ट को देखना और समझना, और चार्ट को देख के समझ के मालूम करना कि मार्केट प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। बस यही होता है टेक्निकल एनालिसिस। और इसके अंदर हमें क्या क्या देखना और समझना होता है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप जान लो, सबसे पहले इसमें ट्रेंड को देखा जाता है, ट्रेंड को समझा जाता है। तो चलिए पहले ट्रेंड को समझते हैं हम। दोस्तों वीडियो समझ में आ रहा हो तो प्लीज इसको एक लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक स्टॉक का एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले मार्केट के ट्रेंड को समझना होगा कि मार्केट किस ट्रेंड में है। तो यहाँ पे देखिए, आपने देखा होगा कि जब मार्केट ऊपर जाता है तो एकदम से ऐसे ऊपर नहीं जाता, वो कुछ इस तरीके से मार्केट ऊपर जाता है। लेकिन जब नीचे आता है तो वो भी एकदम से ऐसे नहीं आता, कुछ इस प्रकार से मार्केट नीचे आता है, ठीक है। और कभी कभी मार्केट ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, साइडवेज ऐसे एक जगह ही मूव करते रहता है, ऐसे एक जगह ही मार्केट मूव करते रहता है, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। इसी को बोलते हैं अप ट्रेंड। जब मार्केट ऊपर जाता है तो इसको बोलते हैं अप ट्रेंड, जब मार्केट ऐसे नीचे आता है तो इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड, जब मार्केट ऐसे साइडवेज चलता है तो इसको बोलते हैं साइडवेज ट्रेंड, एक डायरेक्शन में जब मार्केट चलता है तो। और इसके बाद जब मार्केट ऐसे मूव करता है ऊपर की साइड, जब ऐसे जाता है, जो फर्स्ट मार्केट यहाँ से हाई बनाता है तो यहाँ पे इसको बोलते हैं हाइयर हाई। फिर उसके बाद जब मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे आता है, अपना लो बनाता है, तो इसको बोलते हैं हाइयर लो, ठीक है। फिर जब मार्केट यहाँ से फिर ऊपर उठता है, फिर उसको बोलते हैं हाइयर हाई। फिर मार्केट उसके नीचे जब दूसरा हाइयर लो बनाता है तो उसको बोलते हैं हाइयर लो। और हाइयर लो कब बनता है, जब फर्स्ट वाले हाइयर लो से जब मार्केट ऊपर चला जाए, यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाए उसको हाइयर लो बोलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है तो इसको फिर बोलते हैं हाइयर हाई। सेम उसका अपोजिट वैसे ही यहाँ से जब मार्केट नीचे आता है तो सबसे पहले मार्केट अपना लोअर लो बनाता है। फिर उसके बाद जब मार्केट उठता है ऊपर तो वो होता है लोअर हाई, मतलब जब मार्केट गिर रहा है मार्केट फिर थोड़ा सा उठा तो वो लोअर हाई कहलाता है। फिर उसके बाद जब मार्केट और नीचे गिरेगा, मतलब जो फर्स्ट वाले लोअर लो को क्रॉस करके और नीचे आएगा तो फिर उसको बोलते हैं लोअर लो। फिर थोड़ा मार्केट जो उठेगा तो उसको बोलते हैं लोअर हाई, मतलब मार्केट तो गिर रहा है लेकिन उसमें भी मार्केट थोड़ा बहुत उठने की कोशिश कर रहा है तो उसको बोलते हैं लोअर हाई। फिर मार्केट जो गिरता है फिर उसको बोलते हैं लोअर लो। तो इससे क्या होता है, हमें मालूम चल जाता है जब मार्केट यहाँ पे हाइयर हाई बना रहा है, हमें मालूम चल जाएगा कि मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में है। और जब मार्केट लोअर हाई बनाता है, जब मार्केट नीचे की तरफ बढ़ता है तो उससे हमें मालूम चल जाता है कि मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है, ठीक है।
इसके बाद जब मार्केट एक ही रेंज में मूव करता है, एक ही रेंज में आगे बढ़ता है, ऐसे एक ही रेंज में, तो यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे मार्केट बनाता है इक्वल हाई एंड इक्वल लो। ना मार्केट ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, एक ही जगह पे से मूव करते हुए आगे बढ़ता है। तो इसको बोलते हैं साइडवेज मार्केट। इक्वल हाई इक्वल लो से मालूम चलता है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज चल रहा है। अब आइए मैं आपको लाइव समझाता हूँ, वहां पे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आ गए हम टाटा स्टील के चार्ट में, और यहाँ पे देखोगे मार्केट अप ट्रेंड में है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो उसके बाद से यहाँ पे देखोगे सबसे पहले मार्केट यहाँ पे एक लो बनाया हुआ है, फिर उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ पे अपना फर्स्ट हायर हाई बनाया, फिर मार्केट थोड़ा नीचे आया, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे जो इसका पहला लो था उसको यहाँ पे क्रॉस करके ऊपर बढ़ चुका है, तो यहाँ पे होगा हमारा हायर लो। ठीक है, फिर उसके बाद मार्केट यहाँ से थोड़ा और ऊपर गया, तो ये हमारा हो जाएगा सेकेंड हायर हाई। फिर उसके बाद मार्केट यहाँ पे थोड़ा और नीचे आया है, तो ये हमारा हो जाएगा थर्ड हायर लो। फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, तो ये हो जाएगा हमारा हायर हाई, फिर थोड़ा और नीचे आया, फिर यहाँ से और ऊपर गया। तो ऐसे में मालूम चल जाता है हायर हाई हायर लो से कि मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में है, ऊपर की तरफ मार्केट यहाँ पे बढ़ रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे लोअर लो कैसे बन रहा है। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मार्केट ने अपना हाई बनाया हुआ है, फिर उसके बाद मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे आया, आने के बाद यहाँ पे अपना लो बनाया, उसके बाद से यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर उठने की कोशिश किया, यहाँ पे फर्स्ट बना लोअर हाई, फिर उसके बाद से मार्केट यहाँ से और नीचे आ गया, तो यहाँ पे इसका बना लोअर लो। फिर यहाँ से भी मार्केट थोड़ा ऊपर उठने की कोशिश किया लेकिन उठ नहीं पाया, फिर यहाँ पे और नीचे आया, तो यहाँ पे एक और बना यहाँ पे लोअर लो। फिर यहाँ से मार्केट ऊपर उठने की कोशिश किया, तो यहाँ पे बना इसका लोअर हाई, फिर मार्केट यहाँ पे और नीचे आ गया। तो ऐसे यहाँ पे भी लोअर हाई लोअर लो से मालूम चला हमें मार्केट का ट्रेंड नीचे की तरफ है। और अब मैं बताता हूँ आपको साइडवेज जब मार्केट चलता है तो वो आपको कैसे मालूम चलेगा। तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे मार्केट एक ही जगह पे ऐसे मूव किया हुआ है। आप यहाँ पे देखोगे कि मार्केट न ज़्यादा ऊपर गया है न ज़्यादा मार्केट नीचे गया है, एक ही जगह पे मार्केट मूव करते हुए आगे बढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लेंगे यहाँ पे एक हाई बना, फिर मार्केट यहाँ से एक नीचे आया। ठीक है, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल हाई। फिर मार्केट यहाँ से नीचे आया, तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल लो, की क्योंकि मार्केट एक ही जगह पे है, ना ऊपर गया ना नीचे गया। फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो ये भी हमारा हो जाएगा इक्वल हाई, एंड फिर यहाँ से नीचे आएगा, ये भी हो जाएगा इक्वल लो। मार्केट साइडवेज मूव करता है तो कुछ इस तरीके से दिखता है, वो भी हमें पता चल गया इक्वल हाई एंड लो से। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, तो यहाँ पे ध्यान से देखें और समझें। जैसे मान लो मार्केट यहाँ से चलता हुआ यहाँ तक आया है। ठीक है, फिर यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि इस रेंज से बार बार टच होके नीचे आ जा रहा है, यहाँ से ये ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होगा। और फिर यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे मार्केट इस रेंज से नीचे नहीं आ रहा है, बार बार बाउंस बैक हो जा रहा है, मार्केट यहाँ से ऊपर चला जा रहा है इस रेंज से, तो यहाँ पे एक हमारा सपोर्ट होगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे भी इस रेंज से मार्केट यहाँ पे टच होके नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे इसका एक रेजिस्टेंस होगा। फिर यहाँ पे नीचे देखोगे, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे नीचे आया है, फिर यहाँ पे थोड़ा ऊपर गया है, फिर यहाँ से नीचे आ गया है, मतलब यहाँ पे सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट बनना था पहले से, तो यहाँ पे इसने सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके सपोर्ट को तोड़ के फिर यहाँ से नीचे आ गया। फिर यहाँ पे नीचे आया दूसरे सपोर्ट पे, यहाँ पे फिर मार्केट सपोर्ट पे टच होके ऊपर गया, एंड फिर यहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंस से टच होकर मार्केट नीचे आया। फिर ऐसे ही मार्केट यहाँ तक आगे बढ़ा, चल के यहाँ पे सपोर्ट है, तो यहाँ पे आप बाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे चांस है मार्केट ऊपर फिर जा सकता है यहाँ से। और अगर यहाँ पे इसने सपोर्ट को ब्रेक किया, जैसे यहाँ पे पहले यहाँ पे ब्रेक किया हुआ है, अगर यहाँ पे भी सपोर्ट को ब्रेक किया तो यहाँ पे चांस है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जा सकता है। एक बार और मैं समझाता हूँ। सपोर्ट वो होता है जहां से मार्केट नीचे नहीं गिरता, बार बार बाउंस बैक हो जाता है, सपोर्ट वो होता है। और रेजिस्टेंस वो होता है जहां से मार्केट ऊपर नहीं उठता, बार बार नीचे की तरफ आ जाता है। और दोस्तों एक बात और जान लो, जहां पे 3 बार मार्केट बाउंस बैक करे, मतलब 3 बार सपोर्ट से मार्केट ऊपर जाए, तो वहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है,
मतलब वहां पे चांस होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे की तरफ जाने का चांस कम हो जाता है। और जहां पे 3 बार रेजिस्टेंस टच होता है तो वहां पे चांस होता है कि मार्केट रेजिस्टेंस से टच होकर नीचे की तरफ आएगा। और अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट जब मूव कर रहा था तो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस तो ये पूरा था, लेकिन इसका सपोर्ट ये इतना ही था। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन कर दिया है, मतलब यहाँ पे मार्केट सपोर्ट को तोड़ के नीचे चला गया है। तो यहाँ पे सपोर्ट जो था तो यहाँ से टूट गया, ठीक है। फिर उसके बाद से अब ये लेवल एक रेजिस्टेंस लेवल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये लेवल एक रेजिस्टेंस लेवल हो गया है। फिर उसका जो दूसरा सपोर्ट बनेगा, जहां से मार्केट बार बार बाउंस बैक मारे, तो वहां पे उसका दूसरा सपोर्ट बनेगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल और मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखो, मार्केट यहाँ से उठा है तो यहाँ पे इसने एक सपोर्ट बनाया हुआ है, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ पे बार बार यहाँ पे अपने रेजिस्टेंस को टच करके मार्केट यहाँ पे नीचे आता था। फिर यहाँ पे देखो, अपने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ चला गया है। तो यहाँ पे जब तक मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं किया था, तब तक यहाँ पे मार्केट का रेजिस्टेंस यहाँ तक था, ठीक है। लेकिन जब मार्केट जहां से ब्रेकआउट करता है वहां से वो उसका सपोर्ट बन जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पे बार बार ऊपर बढ़ रहा है, नीचे की तरफ जब यहाँ पे आ रहा है तो बार बार यहाँ से मार्केट बाउंस बैक होकर ऊपर की तरफ चला जा रहा है। फिर उसके बाद जब मार्केट ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके जब दूसरा रेजिस्टेंस बनेगा तो यहाँ से मार्केट बार बार टच होके नीचे आएगा रेजिस्टेंस से। तो इसी को बोलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे चार्ट पे आप समझो दोस्तों, मार्केट का चार्ट देखने के लिए आप ट्रेडिंग व्यू का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसमें आप मालूम कैसे कर पाओगे कि कहाँ पे सपोर्ट होगा, कहाँ पे रेजिस्टेंस होगा। सबसे पहले आप वहां पे लाइन ड्रॉ करोगे जहां से बार बार मार्केट बाउंस बैक हुआ हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है जहां से मार्केट यहाँ से बार बार बाउंस बैक हुआ है। तो ये एक हमारा सपोर्ट की तरह काम करेगा। और आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से मार्केट बार बार यहाँ से नीचे आया हुआ है, तो ये एक हमारा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ठीक है। उसके बाद आप इस चार्ट के अंदर भी देखोगे जहाँ से मार्केट बार बार बाउंस बैक किया हो, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे और फिर यहाँ पे भी, और साथ ही साथ यहाँ पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट नीचे आया है, फिर यहाँ से ऊपर चला गया है, ठीक है। तो आप एक यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ कर लोगे, ठीक है, इस तरीका से। दोस्तों यहाँ पे आप कंफ्यूज ना होना ये सोच के कि यहाँ पे कई जगह एकदम कैंडल बराबर यहाँ पे नहीं मिल पा रहे हैं। यहाँ पे कैंडल थोड़ा ऊपर नीचे होते ही रहता है। और एक यहाँ पे भी आप रेजिस्टेंस मालूम कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ से मार्केट यहाँ से बार बार नीचे की तरफ आया है, ठीक है। यहाँ पे देखो, एक बार यहाँ पे आया है मार्केट टच होके नीचे, एक बार यहाँ पे आया है मार्केट टच होके नीचे, और एक बार यहाँ पे। तो मैंने आपको बताया जहाँ पे 3 बार से ज्यादा मार्केट टच होके नीचे जाए या फिर लाइन को टच होके मार्केट नीचे से ऊपर जाए, तो वहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क कर सकते हो। और आपको ओनली एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से मालूम नहीं चलेगा मार्केट का डायरेक्शन। इसके लिए और भी कुछ इंडिकेटर्स टूल्स का यूज किया जाता है मार्केट का डायरेक्शन पता करने के लिए। जैसे आप यहाँ पे वॉल्यूम इंडिकेटर का भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर में लिखना है वॉल्यूम। तो यहाँ पे ऐसे वॉल्यूम को चूज कर लेना है। फिर उस फिर उसके बाद नीचे देखोगे यहाँ पे कुछ आपको बार्स नजर आने लगेंगे, ठीक है। तो ये सबसे भी हमें मालूम चलता है कि मार्केट का डायरेक्शन, कि मार्केट अप जाने वाला है या डाउन जाने वाला है, ठीक है। जैसे आप देखोगे कि मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ उठा हुआ है, तो यहाँ पे वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। फिर आप देखोगे मार्केट नीचे की तरफ आया हुआ है, तो यहाँ पे वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ है। मतलब जहाँ पे वॉल्यूम बड़ा होगा तो वहां पे आपको मालूम चल जाएगा कि मार्केट यहाँ पे, अगर रेड वॉल्यूम बड़ा होगा तो मतलब मार्केट नीचे आने वाला है। अगर ग्रीन वॉल्यूम ऐसे बड़ा होगा तो यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ से मार्केट कितना ऊपर गया हुआ है। और दोस्तों अभी जैसे आपने जाना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड वॉल्यूम, तो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड वॉल्यूम दोनों देख के तो आपको लगे कि हाँ यहाँ पे वॉल्यूम भी बड़ा हो रहा है, अब मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे आप एक सेल का पोजीशन बना सकते हो कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरने वाला है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मालूम चल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहोगे तो इसमें और 2-3 तरीके से आप मालूम कर सकते हो मार्केट का डायरेक्शन, क्योंकि एक दो इंडिकेटर हमें कंफर्मेशन नहीं दे पाता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। इसमें इन कैंडल्स के बारे में भी जानना बहुत जरूरी होता है
यहाँ पे एक एक कैंडल से भी यहाँ पे मूव का पता चल जाता है कि मार्केट किस साइड जाने वाला है। तो चलिए समझते हैं अब कैंडल्स को। दोस्तों, तो कैंडल्स के बारे में सबसे पहले एक और मैं ज़रूरी बात बता दूं कि यहाँ पे जो कैंडल्स बनते हैं, एक एक कैंडल जितना टाइम फ्रेम आपने सेट किया होगा, ये सारे कैंडल उसके अनुसार यहाँ पे बनते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम सेट किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम कर सकते हो या फिर 3 मिनट का टाइम फ्रेम आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। और अगर आप अपने अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हो तो यहाँ पे 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट तक आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। लेकिन मेनली 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इंट्राडे ट्रेडिंग किया जाता है। तो यहाँ पे जो एक एक कैंडल ये बन रहे हैं, 5 मिनट के हिसाब से बन रहे हैं, मतलब 5 मिनट के अंदर मार्केट में क्या हुआ तो वो एक कैंडल यहाँ पे बताएगा। यहाँ पे मार्केट 5-5 मिनट में थोड़ा-थोड़ा यहाँ पे ऊपर गया है और यहाँ पे मार्केट 5-5 मिनट में थोड़ा-थोड़ा नीचे आया हुआ है। एक-एक कैंडल 5-5 मिनट का बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है? तो अब चलिए कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कैंडल्स बने हैं और फिर मार्केट यहाँ से अप डाउन गई है और फिर यहाँ पे कैंडल से मिलके यहाँ पे सब चार्ट पैटर्न्स बने हुए हैं। तो आप कैंडल और चार्ट पैटर्न से भी मालूम कर सकते हो कि मार्केट का ट्रेंड, मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा या फिर डाउन ट्रेंड में जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स को, फिर हम समझेंगे चार्ट पैटर्न्स को। तो अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैंडल्स बने हुए हैं। ये है एक रेड कैंडल और ये है एक ग्रीन कैंडल, ठीक है? और कैंडल के जो ऊपर ये पॉइंट होता है, इसको हम बोलते हैं, ऊपर जो होता है उसको बोलते हैं अपर विक, एंड जो नीचे होता है उसको हम बोलते हैं लोअर विक। और उसके बाद जैसा कि मैंने बताया, जो टाइम फ्रेम आप सेट करोगे वही टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एक कैंडल बनेगा, ठीक है? तो यहाँ पे मान लो जब रेड कैंडल बनती है, जैसे मान लो एक कैंडल यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ, ओपन होने के बाद कैंडल यहाँ तक गया, यहाँ तक जाने के बाद फिर यहाँ से नीचे आ गया, ठीक है? यहाँ तक नीचे आया और नीचे आने के बाद फिर यहाँ से थोड़ा-सा ऊपर गया, तो यहाँ पे क्लोज़ हो गया, मतलब इसका टाइम फ्रेम पूरा हो गया। अगर 1 मिनट का टाइम फ्रेम होगा, तो यहाँ पे 1 मिनट पूरा हो गया, फिर यहाँ से नेक्स्ट कैंडल बनना स्टार्ट हो जाएगा। अगर 5 मिनट का होगा, तो यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम पूरा हो जाएगा, ठीक है? मतलब अब मान लो अगर मार्केट यहाँ पे 90 रुपीज़ पे चल रहा होगा, तो फिर मार्केट यहाँ पे जब डाउन में गया है, तो यहाँ पे मान लो 85 पे डाउन में गया है, ठीक है? इसलिए यहाँ पे रेड कैंडल बना हुआ है। अब ग्रीन कैंडल में देखो, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है, ठीक है? ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ पे थोड़ा-सा नीचे गया है, फिर उसके बाद यहाँ से मार्केट ऊपर उठा है, ऊपर यहाँ तक आया है। यहाँ पे आने के बाद फिर मार्केट वापिस से नीचे आया है और यहाँ पे क्लोज़ हो गया है। यहाँ पे 1 मिनट या 5 मिनट जो टाइम फ्रेम होगा, यहाँ पे पूरा हो गया, ठीक है? जैसे मान लो यहाँ पे ग्रीन कैंडल तब बना, जैसे मार्केट यहाँ पे 85 पे स्टार्ट हुआ होगा और यहाँ पे 90 पे जाके क्लोज़ हुआ, यहाँ पे प्रॉफ़िट हुआ, तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना और यहाँ पे लॉस हुआ, तो इसलिए यहाँ पे रेड कैंडल बना। और रेड कैंडल को हम बेयरिश कैंडल बोलते हैं और ग्रीन कैंडल को हम बुलिश कैंडल बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हैमर कैंडल, ये कैंडल के बारे में आपने कहीं न कहीं सुना होगा या फिर देखा होगा। दोस्तों, ये कैंडल एक हथौड़े की तरह होता है। मार्केट जब गिरता है ऐसे, तो गिरते समय जब मार्केट गिर रहा हो, तो गिरते समय जब मार्केट मान लो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है। तो मार्केट गिरते समय अपने सपोर्ट लेवल को यहाँ पे टच कर दे और वहीं पे एक ऐसा एक हैमर कैंडल बन जाए, उसके बाद हाईली चांस होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर बढ़ जाएगा। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि हैमर कैंडल रेड बने या फिर ग्रीन बने, तो यह मायने नहीं रखता कि रेड बने या ग्रीन बने। यहाँ पे कोई भी हैमर कैंडल बन जाए सपोर्ट लेवल पे, तो यहाँ पे एक हाईली चांस होता है कि मार्केट ऊपर जाए। और एक और चीज़ यहाँ पे देखा जाता है, जब यहाँ पे हैमर कैंडल बनता है, तो यहाँ पे हैमर के बगल में जो कैंडल बनता है वो उसके हाई को ब्रेक कर दे, ठीक है? हाई को ब्रेक कर देगा तो हाईली चांस होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाए, ठीक है? अब नेक्स्ट कैंडल की बात करते हैं। नेक्स्ट कैंडल है शूटिंग स्टार कैंडल। दोस्तों, ये कैंडल के बारे में आपने सुना होगा और इनकी वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ी आती है। ये एक उल्टा हथौड़े की तरह होता है। जब मार्केट अप ट्रेंड में हो, ऊपर बढ़ रहा हो
और वहां पे एक रेजिस्टेंस लेवल हो, तो वहां पे मार्केट अपना रेजिस्टेंस लेवल को टच कर दे और टच करने के बाद एक शूटिंग स्टार कैंडल ऐसा बन जाए, ठीक है, तो वहां पे हाईली चांस होता है कि मार्केट वहां से नीचे गिर सकता है, वहां से मार्केट डाउन ट्रेंड में आ सकता है। और साथ ही वहां पे ये भी देखना होगा कि जो शूटिंग स्टार कैंडल के पास में जो नेक्स्ट कैंडल बन रहा है, ये रेड कैंडल जैसे बन रहा है, ये कैंडल शूटिंग स्टार कैंडल के लो को क्रॉस करना चाहिए, मतलब क्रॉस करके यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे हाईली चांस होता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जा सकता है, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पे एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस कैसे करना है, तो वो भी मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। आप यहाँ पे देखोगे जैसे यहाँ पे क्रॉस करता है, तो यहाँ पे आप चाहो तो एंट्री ले सकते हो, और जो शूटिंग स्टार का जो हाई होगा मतलब यहाँ पे, तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, जो लो होगा वहां पे आप एंट्री ले सकते हो, और फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे प्रॉफिट बना के निकल जाओगे मार्केट से। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कैंडल की तरफ। अब यहाँ पे देखोगे तीसरा कैंडल है बुलिश मारुबुजु कैंडल, ठीक है। ये कैंडल एक बुलिश कैंडल होता है और इसका कोई विक नहीं होता, ये सिर्फ एक लंबा बुलिश कैंडल होता है। ये जब मार्केट के अप ट्रेंड में बनता है, जब अप ट्रेंड में मार्केट जा रहा हो तो बनता है, जैसे यहाँ पे देखो अप ट्रेंड में एक बुलिश कैंडल यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो इससे ये संभव हो जाता है कि मार्केट का ट्रेंड बरकरार रहेगा, मतलब और मार्केट अप ट्रेंड में और ऊपर जाएगा, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे मार्केट गिरता है, गिरते हुए मार्केट में अगर वो बनता है और जब मार्केट अपने सपोर्ट लेवल को टच करता है, ठीक है, खासकर जब सपोर्ट लेवल को टच करता है और वहां पे एक बन जाता है बुलिश मारुबुजु कैंडल, और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनता है वो इसके हाई को ब्रेक कर दे, उसके बाद से यहाँ पे हाईली चांस होता है कि मार्केट अप चला जाए, अप जाने का चांस ज्यादा होता है, अप ट्रेंड में जा सकता है यहाँ से मार्केट, इसी को बोलते हैं बुलिश मारुबुजु कैंडल। और इसके साथ आप यहाँ पे देख सकते हो इसमें आपको एंट्री कहाँ पे लेना है और स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है। जैसे यहाँ पे जब ये क्रॉस करेगा सेकेंड कैंडल, जब ये कैंडल बुलिश मारुबुजु को क्रॉस करके यहाँ पे ऊपर की तरफ बढ़ेगा, तो यहाँ पे आपको एंट्री लेनी है इस लेवल पे, और बुलिश कैंडल का जो लो होगा वहां पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कैंडल की तरफ। अब नेक्स्ट कैंडल आता है बियरिश मारुबुजु कैंडल। ये कैंडल का ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस ये सब कुछ सेम होता है और इसमें कोई विक नहीं होती। दोस्तों ये कैंडल मार्केट के डाउन ट्रेंड में अगर ये बनता है, जैसे मार्केट नीचे की तरफ जा रहा हो और ये कैंडल बना है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये कैंडल बना है, तो इससे चांस होता है कि मार्केट यहाँ से और नीचे जाएगा, ठीक है। ये कैंडल कंफर्म करता है कि मार्केट अब और नीचे जाएगा, ठीक है। लेकिन जब मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में बढ़ रहा ऊपर और मार्केट अपने रेजिस्टेंस तक पहुंचे, उसके बाद यहाँ पे बियरिश मारुबुजु कैंडल बन जाए, ठीक है, तो वहां पे हाईली चांस होता है कि मार्केट नीचे गिर सकता है। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट कैंडल बने और वो बियरिश मारुबुजु कैंडल के लो को क्रॉस कर दे, क्रॉस करके नीचे आ जाए, तो इससे और कंफर्म मिल जाता है कि मार्केट नीचे आने वाला है, मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने वाला है, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पे स्टॉप लॉस, एंट्री, एग्जिट भी देख सकते हो। जब कैंडल बनता है और उसका नेक्स्ट कैंडल जब उसके लो को ब्रेक करके नीचे आ जाता है, तो यहाँ पे आपको एंट्री लेनी है क्योंकि यहाँ से मार्केट नीचे जाने वाला है। बियरिश मारुबुजु कैंडल का जो हाई होता है वहां पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कैंडल की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट कैंडल है ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल। ये कैंडल का कोई कलर नहीं होता। ये कैंडल मार्केट जब डाउन ट्रेंड में जाता है, मार्केट के डाउन ट्रेंड में जब सपोर्ट लेवल को टच करता है, तो वहां पे ये कैंडल बनता है और वहां पे ये कैंडल बनने के बाद हाईली चांस हो जाता है कि मार्केट अब डाउन से अप में जा सकता है। और यहाँ पे भी कंफर्मेशन के लिए ये देखा जाता है जो डोजी कैंडल के पास वाला जो कैंडल बनता है वो इसके हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ चला जाए। जैसे यहाँ पे इसने इसके हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ चला गया है, तो यहाँ पे जब ये ब्रेक करके ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो यहाँ पे हाईली चांस हो जाता है कि मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में जा सकता है, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में जा सकता है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे एंट्री स्टॉप लॉस कैसे लेना है वो भी मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कैंडल की तरफ। नेक्स्ट कैंडल है ट्विजर बॉटम। दोस्तों दोनों कैंडल का जो लो होता है वो एक बराबर होता है। पहला कैंडल बियरिश होता है, दूसरा कैंडल बुलिश होता है। ये पैटर्न मार्केट के डाउन ट्रेंड में बनता है सपोर्ट लेवल के पास, ठीक है। और जब ये बनता है
तब वहां से चांस होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, तेजी से मार्केट ऊपर जा सकता है। और ये कैसे बनता है, पहले ये रेड बनेगा, फिर उसके बाद ये ग्रीन बनेगा, तो इसको बोलते हैं ट्विजर बॉटम कैंडल। अब नेक्स्ट कैंडल की तरफ चलते हैं। दोस्तों जो नेक्स्ट कैंडल है वो है ट्विजर टॉप। ठीक है, ये दोनों कैंडल का टॉप जो होता है वो सेम होता है, और ये एक बुलिश होता है और दूसरा एक बियरिश कैंडल होता है। ठीक है, ये कब बनता है, जब मार्केट मान लो अप ट्रेंड में जा रही हो। ठीक है, उसके बाद तो आप वहां पे देखोगे पहला जो होगा वो बुलिश होगा, दूसरा होगा वो बियरिश होगा। इससे आपको मालूम चल जाएगा कि जब बना है अप ट्रेंड में, मतलब इसके बाद मार्केट अब यहाँ से डाउन ट्रेंड में जाने वाला है। ठीक है, और आप कंफर्म कर सकते हो जो इसका नेक्स्ट कैंडल बनेगा, अगर वो इसके लो को ब्रेक करता है, ब्रेक करके यहाँ पे नीचे आता है, तब यहाँ पे हाईली चांस होता है कि मार्केट अब नीचे आ सकता है। साथ ही साथ इसका एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस भी आप यहाँ से देख के प्लान कर सकते हो। दोस्तों ये कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम है मॉर्निंग स्टार, जो कि 3 कैंडल से मिल के बनता है। पहला कैंडल होता है बियरिश, और दूसरा कैंडल डोजी या हैमर होता है, और तीसरा कैंडल बुलिश होता है। और ये एक बुलिश रिवर्सल कैंडल होता है। और ये कब बनता है ये भी आप जान लो, मार्केट जब भी नीचे की तरफ जाता है अपने सपोर्ट लेवल की तरफ, तो उसके आसपास ये कैंडल बनता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और इस कैंडल के बनने के बाद हाईली चांस होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, काफी हद तक चांस होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार कैंडल। इसमें वो कैसे एंट्री लेनी है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, तो ये भी आप देख सकते हो यहाँ पे, और अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग आप ट्रेड करोगे। ठीक है, और दोस्तों जो मैंने बताया अभी कैंडलस्टिक पैटर्न, ये मैंने बेसिक बताया, कोई ज्यादा डिटेल्स में मैंने नहीं बताया। अगर मैं इसको डिटेल्स में बताने लगूँ तो काफी ज्यादा यहाँ पे टाइम लग जाएगा। ये यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट कैंडल्स होते हैं वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया बहुत इजी तरीका से। ठीक है, अब समझते हैं चार्ट पैटर्न। दोस्तों ये चार्ट पैटर्न्स को डबल टॉप चार्ट पैटर्न बोलते हैं। आपको देख के तो मालूम चल ही गया होगा कि डबल टॉप क्यों बोलते हैं। और ये एक बियरिश चार्ट पैटर्न होता है जो कि एम शेप में होता है। ठीक है दोस्तों, इस पैटर्न में प्राइस अपने रेजिस्टेंस को 2 बार टच करके नीचे आता है, और फिर यहाँ पे सपोर्ट को ब्रेकआउट करके मार्केट को और नीचे लेके जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तभी ये पैटर्न बनता है। फिर उसके बाद मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आया, फिर और ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, तो ये एक एम पैटर्न में बना। उसके बाद से मार्केट यहाँ से और ऊपर थोड़ा जाके फिर यहाँ से सीधा नीचे आ गया है। तो जब भी मार्केट में ऐसा पैटर्न दिखे एम पैटर्न, तो आप यहाँ पे समझ जाना कि मार्केट यहाँ पे बियरिश होने वाला है, मतलब हाईली चांस होता है कि मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ आए। और आपको एंट्री कैसे करना है, तो यहाँ पे जैसे मार्केट अगर नीचे गिर रहा है, डायरेक्ट यहाँ पे जब इसके सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो ब्रेक करते ही आपको एंट्री नहीं ले लेना है। यहाँ पे थोड़ा सब्र करना है, वेट करना है। जब मार्केट यहाँ से नीचे आके फिर यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बनता है, ग्रीन कैंडल बन के जब मार्केट यहाँ पे थोड़ा ऊपर जाएगा, मतलब फिर से सपोर्ट लेवल को टच करेगा, और जब नीचे आएगा तब वहां पे एंट्री लेनी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। दोस्तों ये पैटर्न का नाम है डबल बॉटम पैटर्न, और ये एक डब्लू के शेप में होता है। ठीक है, और जब ये पैटर्न बनता है तो हमें मालूम चलता है कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाने वाला है। ये एक बुलिश पैटर्न है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीका से ये पैटर्न बनता है, जब मार्केट बियरिश हो, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा हो, फिर उसके बाद जब मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ आए, फिर थोड़ा सा यहाँ पे उठे, अपने रेजिस्टेंस को टच करे, फिर उसके बाद मार्केट अपने सपोर्ट को टच करे। मतलब यहाँ पे 2 बार जब अपने सपोर्ट को टच करके जब मार्केट उठे, तो वहां पे चांस बनता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस को ब्रेक करके मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, मतलब यहाँ पे एक अप ट्रेंड बन सकता है। उसके बाद आपको यहाँ पे एंट्री स्टॉप लॉस एग्जिट टारगेट कैसे करना है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे जब ये अपने रेजिस्टेंस को क्रॉस करके जब ये ऊपर जाएगा, ब्रेक करके ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देखोगे ब्रेक करके ऊपर गया है, तो जो यहाँ पे ब्रेक करेगा कैंडल, इसको छोड़ के जो नेक्स्ट कैंडल बनेगा इस पे आप एंट्री लोगे, और इसका पहले वाला कैंडल जो होगा इस पे आपका स्टॉप लॉस होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कैंडल की तरफ। दोस्तों ये पैटर्न का नाम है ट्रिपल टॉप पैटर्न। ये एक बियरिश पैटर्न होता है। जब मार्केट अप ट्रेंड में बढ़ता है और 3 बार अपने रेजिस्टेंस को टच करके मार्केट नीचे आता है,
तो वहां पे हाईली चांस होता है कि मार्केट अपने ये सपोर्ट को ब्रेक करके और नीचे आ जाए, मतलब डाउन ट्रेंड में मार्केट जाने का चांसेस होता है। जैसा कि आप यहाँ पे कैंडल्स के अकॉर्डिंग देख सकते हो, यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, बुलिश मार्केट है। फिर यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस पे अपना टच हुआ, फिर नीचे आया, दूसरा बार अपना रेजिस्टेंस में टच हुआ, फिर नीचे आया, फिर तीसरा बार अपने रेजिस्टेंस में टच हुआ और फिर यहाँ से नीचे आया और यहाँ पे ब्रेक डाउन करके मार्केट यहाँ से नीचे आ गया। तो इसको बोलते हैं ट्रिपल टॉप पैटर्न। ये पैटर्न इंसान के शोल्डर और सर, दूसरा शोल्डर के जैसा होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख लो, एक शोल्डर, ये दूसरा शोल्डर और ये सर। इस पैटर्न में फर्स्ट मार्केट ऊपर जाता है और अपने रेजिस्टेंस को टच करके नीचे आता है, ठीक है। फिर सेकंड बार में मार्केट थोड़ा और ऊपर जाता है, फिर अपने रेजिस्टेंस को टच करके नीचे आता है। फिर थर्ड बार में और जाता है, अपने रेजिस्टेंस को टच करके फिर नीचे आता है। देखिए, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस बनेगा इसका और एक यहाँ पे इसका बनेगा, ठीक है। उसके बाद से टच करके आने के बाद से यहाँ पे हाईली चांस होता है कि ये अपने अब यहाँ पे ये जो सपोर्ट होगा, अपने सपोर्ट को ब्रेक करके यहाँ पे और नीचे आ जाए मार्केट को लेके। तो मेनली इसमें 3 बार अपने रेजिस्टेंस को टच करता है, उसके बाद से सपोर्ट को अपने ब्रेक करके यहाँ से मार्केट को नीचे लेके आ जाता है। जब ये पैटर्न बनता है तो हाईली चांस होता है कि वहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में जा सकता है, और इसी को बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और इसमें आप एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस कैसे लगाओगे तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। तो दोस्तों, इस पैटर्न का नाम है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। मतलब जो आपने इससे पहले देखा हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये ठीक उसका उल्टा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, वो एक बियरिश पैटर्न था और ये एक बुलिश पैटर्न है। जब मार्केट 3 बार अपने सपोर्ट से टच करे, से एक बार यहाँ पे सपोर्ट से टच किया, ठीक है, फिर दूसरा बार अपने रेजिस्टेंस से टच किया, फिर तीसरा बार अपने जो सपोर्ट से टच किया तो थोड़ा और नीचे ले गया, फिर उसके बाद यहाँ पे फिर एक अपने रेजिस्टेंस से टच किया, फिर उसके बाद यहाँ पे अपने सपोर्ट से टच किया। मतलब 2 बार अपने सपोर्ट से टच करेगा, सेम होगा, ठीक है। उसके बाद बीच में जो उसका सपोर्ट होगा, उसका सपोर्ट लेवल ब्रेक करके थोड़ा सा वो नीचे होगा, ठीक है। मतलब उल्टा हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है, जैसा कि आपने पहले देखा था। तो कुछ इस प्रकार का जब पैटर्न बनेगा तो वहां पे हाईली चांस होता है कि मार्केट वहां पे अप ट्रेंड में जाए, मार्केट वहां पे बुलिश होने का हाईली चांसेस होता है। तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। दोस्तों, ये पैटर्न को बोलते हैं बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न, ठीक है। ये कुछ इस तरीका से होता है जो आप देख सकते हो। उसके बाद से ये तब बनता है जब मार्केट, मान लो यहाँ पे एक साइड में मार्केट यहाँ पे मूव कर रहा है, ठीक है। एक सपोर्ट नीचे बना हुआ है, एक रेजिस्टेंस ऊपर बना हुआ है और मार्केट यहाँ पे मूव कर रहा है। इसमें 3 बार जब अपने रेजिस्टेंस को टच कर दे, पहले एक बार यहाँ पे टच किया, दूसरा यहाँ पे टच किया एंड तीसरा यहाँ पे टच किया, और फिर 3 बार अपने सपोर्ट को टच कर दे। फर्स्ट यहाँ पे सपोर्ट टच किया, सेकेंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे, 3 बार अपने रेजिस्टेंस एंड 3 बार अपने सपोर्ट को यहाँ पे जब टच करके मार्केट जब यहाँ पे ऊपर बढ़ता है तो वहां पे हाईली चांस होता है कि यहाँ पे मार्केट बुलिश हो सकता है, अप ट्रेंड में मार्केट जा सकता है। तो इसको बोलते हैं बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न। और इसके अलावा इसमें यहाँ पे एंट्री एग्जिट टारगेट कैसे सेट करना है तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो एंड स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों, यहाँ पे मैंने जितना भी चार्ट पैटर्न बताया, कैंडलस्टिक पैटर्न बताया, तो याद करने के लिए आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और एक बात जान लो, ये जितना भी मैंने बताया ये सिर्फ एक बेसिक है, अभी इसमें कोई डिटेल से मैं बात नहीं किया हूँ। ये मैंने बहुत नॉर्मल तरीके से मैं आपको बता दिया हूँ कि आपको बस समझ में आ जाए कि चार्ट पैटर्न कैसे होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स कैसे होता है, और जो जो मेन चार्ट पैटर्न कैंडलस्टिक पैटर्न्स था वो मैं आपको बता दिया, ठीक है। तो अब बात करते हैं इंडिकेटर के बारे में, और मैं आपको एक इजी इंडिकेटर बताता हूं जिससे आप मार्केट के डायरेक्शन का कंफर्मेशन कर सकते हो कि मार्केट अप जाएगा या मार्केट डाउन जाएगा। तो यहाँ पे चार्ट पे देखिए और समझिए, यहाँ पे आप कोई भी अपने चार्टिंग सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाओगे जिसमें आप चार्ट देखते हो, फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे एक इंडिकेटर का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आप क्लिक करोगे। उसके बाद से आप यहाँ पे सर्च करोगे मूविंग एवरेज, तो यहाँ पे फर्स्ट पे आ गया मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो आपको इस पे 2 बार क्लिक कर देना है, क्योंकि इस स्ट्रेटजी में 2 बार मूविंग एवरेज का यूज होगा। उसके बाद से कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे ईएमए 9 पीरियड का है, तो इसके सेटिंग में कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले आप इसके सेटिंग पे क्लिक करोगे, उसके बाद जो यहाँ पे 9 लिखा हुआ है इसको कट करके यहाँ पे आप 20 लिखोगे,
और इसके स्टाइल में जाके इसका कलर चेंज करके आप ग्रीन कलर कर दोगे, ठीक है। फिर इसका थिकनेस भी थोड़ा बढ़ा देते हैं। अब इसके बाद जो सेकंड ईएमए है, इसके भी सेटिंग में आके इसके इनपुट में जो 9 लिखा हुआ है इसको कट करके इसको 50 कर देते हैं, ठीक है। एक 9 पीरियड का ईएमए हो गया एंड एक 50 पीरियड का ईएमए हो गया एंड इसके सेटिंग में जाके इस पर रेड कर देते हैं और इसका थिकनेस भी थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो उसके बाद से आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा इंडिकेटर लग गया है। लगने के बाद कुछ इस तरीके से ये इंडिकेटर दिखेगा और दोस्तों ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह भी काम करता है। जब ये लाइनें नीचे हो तो ये एक सपोर्ट की तरह काम करता है और फिर यहाँ पे जब ये लाइनें ऊपर आ जाती हैं तब यहाँ से एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, जिससे मालूम चलता है कि रेजिस्टेंस में यहाँ पे देखोगे मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ आया हुआ है और जब ये नीचे है लाइन तो यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ गया हुआ है। तो ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह भी काम करता है। यहाँ पे देखोगे इसमें कई जगह क्रॉसओवर हुआ है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान से समझना। यहाँ पे देखोगे जब ये ग्रीन लाइन ये रेड लाइन को क्रॉस करके यहाँ पे ऊपर की तरफ गया हुआ है तो यहाँ पे देखो मार्केट भी बहुत ऊपर गया हुआ है, ठीक है। और फिर यहाँ पे जब ये रेड लाइन क्रॉस करके ऊपर आया है, ग्रीन लाइन यहाँ पे नीचे क्रॉस करके ऊपर आया हुआ है, तब यहाँ पे मार्केट भी नीचे की तरफ आया हुआ है, ठीक है। तो इससे हमें मालूम चलता है जो लाइन ऊपर हो, मतलब अगर ग्रीन लाइन ऊपर हो तो मार्केट अप जाने वाला है, अगर रेड लाइन ऊपर हो तो मार्केट डाउन जाने वाला है, ठीक है। और आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। यहाँ पे मार्केट यहाँ पे क्रॉस करके रेड लाइन को क्रॉस करके यहाँ से ऊपर गया हुआ है ग्रीन लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मार्केट कैसे यहाँ पे ऊपर की तरफ इतना ऊपर गया हुआ है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं सिर्फ मूविंग एवरेज के बेसिस पे आप यहाँ पे ट्रेड मत लेना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मूविंग एवरेज हर बार सही कंफर्मेशन दे। आप 2-3 तरीका से और एनालिसिस करके आप वहाँ पे सही से समझ के कि मार्केट अप जाना या डाउन जाने वाला है, तब वहाँ पे आप ट्रेड लेना। जैसे आप यहाँ पे देखो, जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर गया हुआ है, ठीक है, साथ साथ आप वॉल्यूम भी देखना। यहाँ पे ग्रीन वॉल्यूम यहाँ पे कितना बड़ा है, रेड वॉल्यूम से बड़ा है ग्रीन वॉल्यूम, मतलब जब वॉल्यूम बड़ा होता है तो मतलब मार्केट ऊपर जाने वाला है। अगर यहाँ पे देखोगे रेड वॉल्यूम बड़ा है, यहाँ पे ग्रीन वॉल्यूम से रेड वॉल्यूम बड़ा है, तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आने की कोशिश किया हुआ है, ठीक है। और मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे रेड वॉल्यूम कितना बड़ा हुआ है, तो यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे नीचे आया हुआ है। और आप यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे जैसे जैसे रेड वॉल्यूम बड़ा है वैसे वैसे धीरे धीरे मार्केट नीचे आने की भी कोशिश किया है, लेकिन फिर मार्केट यहाँ पे ऊपर चला गया है। यहाँ पे जब यहाँ पे ग्रीन लाइन ऊपर गया है तो मार्केट यहाँ पे ऊपर गया है, ठीक है। फिर उसके बाद जब यहाँ पे रेड लाइन ऊपर आया है, ग्रीन लाइन नीचे है, तो यहाँ पे देखोगे रेड वॉल्यूम भी बड़ा है और मार्केट भी नीचे आया है। मतलब यहाँ पे दोनों इंडिकेटर जब कंफर्मेशन दे तब आप ट्रेड ले सकते हो, लेकिन फिर भी आप अपने अकॉर्डिंग और भी मार्केट को एनालाइज करके तब आप ट्रेड लेना। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में। दोस्तों अगर सिंपल भाषा में बात करें तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का मतलब होता है कि जब आप ट्रेड लोगे, मतलब जब आप ट्रेड लोगे तो उस पे आप कितना प्रॉफिट बनाना चाहते हो और कितना आप उस पर रिस्क लेना चाहते हो। तो आइए इसको भी समझते हैं एक एग्जाम्पल से। तो मान लो आप यहाँ पे मार्केट में आए यहाँ पे बाई करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे मार्केट चल रहा है मान लो 100 रुपीज, ठीक है। फिर यहाँ से मार्केट उठ के जाएगा यहाँ पे 110 पे। तो आपने जो एनालिसिस किया है वहां पे आप सोच रहे हो कि मार्केट 100 से 110 पे चला जाए तो मैं यहाँ पे 10 रुपये प्रॉफिट बना के निकल जाऊंगा मार्केट से, ठीक है। फिर अगर लेकिन मार्केट गिर जा रहा है, मतलब 100 से मार्केट गिर के 90 रुपये आ जा रहा है, तो मैं यहाँ पे 90 रुपये पे स्टॉप लॉस लगा के, मतलब 10 रुपये का रिस्क लेके मैं मार्केट से निकल जाऊंगा। मतलब आप कहना चाहते हो कि मार्केट में 100 रुपया लगाएं तो 10 रुपया या तो ऊपर जाए तो 10 रुपया प्रॉफिट बने, या तो नीचे आए तो 10 रुपया लॉस में जाए। इसको बोलते हैं 1:1 का रेशियो। मतलब 10 रुपया प्रॉफिट बनाना चाहते हो और चाहते हो 10 रुपया ही लॉस में जाए। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो एक ठीक ठाक रिस्क रिवॉर्ड माना जाता है 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। मतलब आप 100 रुपया तो लगाए मार्केट में, ठीक है, लेकिन उसमें से आप 10 रुपया आप लॉस रखना चाहते हो और 20 रुपया आप प्रॉफिट बनाना चाहते हो। मतलब अगर आपका लॉस हो तो 10 रुपया ही लॉस हो ओनली,
लेकिन आपका प्रॉफिट बने तो वहां पे 20 रुपए आपका प्रॉफिट बने, उसको बोलते हैं 1:2 का रेशियो। और अगर आपका स्ट्रेटेजी स्ट्रांग होगा, ठीक है, अगर आपका स्ट्रेटेजी स्ट्रांग होगा तो आपको वहां पे लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो आप वहां पे 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रख सकते हो। मतलब 10 रुपये आप रिस्क लेना चाहते हो और 30 रुपये आप प्रॉफिट बनाना चाहते हो, इसको बोलते हैं एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। दोस्तों, अगर आप बिना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, जब आपको मालूम ही नहीं रहेगा आपको कितना प्रॉफिट बनाना है, कितना आपको लॉस सहना है, अगर आपको मालूम नहीं रहेगा, अगर आप ट्रेडिंग करने जाओगे तब, तो उस कंडीशन में आपका प्रॉफिट में भी अगर आप रहोगे ना, तो उस कंडीशन में आपका लॉस हो जाएगा। जैसे मान लो, अगर आपने 100 रुपए पे किसी शेयर को बाय किया और आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कुछ भी नहीं है, तो आप वहां पे 20 रुपए 30 रुपए प्रॉफिट बने, तो आपको लग रहा है अरे मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे और प्रॉफिट बन सकता है। लेकिन कब मार्केट नीचे आए और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, आपका लॉस हो जाए, आपको मालूम भी नहीं चलेगा। तो इसलिए जब भी आप ट्रेडिंग करो उसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखना जरूरी है। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो या फिर कुछ इसमें मिस हो गया हो या फिर इसमें आपको कुछ पूछना हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तो कमेंट जरूर करना, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। ठीक है, और साथ ही साथ लाइक सब्सक्राइब।